प्यारे बच्चों, आज आपको मानचित्र का प्रश्न करवाती हूँ जिसे आपने ध्यान से सुनना, समझना और बाद में उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है, ये आसानी से आपको मिल जाएगा और इसमें आपने बाद में इसके सभी जितने भी स्थान हैं उनको ध्यान से देखकर उनके बारे में समझकर फिर उसकी आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको समझने में और इसको अटैम्प्ट करने में। ठीक है, आज का हमारा जो मानचित्र का प्रश्न है वो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे उनका भारत के मानचित्र में दर्शाएं, ये आपका प्रश्न है। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 राज्य स्थापित थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था उत्तरी भारत में। ठीक है, प्राचीन काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में 16 राज्य स्थापित थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। जनपद तो आपको बताया हुआ है कि जनपद से क्या अभिप्राय है। जनपद ऐसे क्षेत्र को कहा जाता था जहाँ किसी कुल या जनजाति के लोग आकर बस जाते थे। ठीक है, तो अब क्योंकि इनके आकार बड़े थे इसलिए इन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध और जैन साहित्य में 16 महाजनपदों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब उन महाजनपदों के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका पांचाल। ये देखो, ये पांचाल है, यहाँ पर इस जगह पर स्थापित था ये। और ये आज के भारत की अगर हम बात करें तो आज के उत्तर प्रदेश के बदायूं और फर्रुखाबाद ज़िले इसमें शामिल थे। ठीक है, और ये राज्य उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल के 2 भागों में विभाजित था, मतलब कि बड़ा था तो इसलिए 2 भागों में विभाजित था। और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक अहिछत्र थी और एक काम्पिल्य थी। ये देखो, ये अहिछत्र है। तो आपको इसमें कुछ क्षेत्र नहीं दिखाई देंगे क्योंकि अब समय के साथ साथ जैसे उनके नाम बदल गए हैं या वो एक दूसरे में सम्मिलित कर दिए गए हैं, तो इसलिए जो इसमें दिखाया जा रहा है आपने उनको ध्यान से देखना है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये हो गया पांचाल। फिर उसके बाद है गांधार। गांधार देखो, ये इधर पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी ज़िले शामिल थे इसमें। ठीक है, ये गांधार है, ये गांधार आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के ज़िले सम्मिलित थे। ठीक है, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये देखो, ये तक्षशिला है, ये इसकी राजधानी थी उस समय जिस समय का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। और ये नगर जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये अपने विश्वविद्यालय और व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। फिर तीसरा आ जाता है कुरु। ये देखो, ये कुरु है और इसमें दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक है, ये कुरु इस जगह पर, और यहाँ पर दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र सम्मिलित थे और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये देखो, ये इंद्रप्रस्थ है, ये इसकी राजधानी थी। लेकिन महात्मा बुद्ध के समय में ये जो महाजनपद था अपना इतना ज़्यादा इसका वैभव नहीं था और ये अपना पुराना गौरव जो था समाप्त कर चुका था। फिर उसके बाद आ जाता है मगध। ये देखो, ये है मगध। मगध उस समय एक शक्तिशाली राज्य था और इसकी राजगाह पहले राजधानी थी और बिंबिसार और अजातशत्रु इसके 2 महान शासक थे, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है कि मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली था और यहाँ के शासकों ने बाकी अन्य जितने भी महाजनपद थे उनमें से लगभग सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी और एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है वज्जी। ये देखो, ये है वज्जी। वज्जी में बिहार का आधुनिक मुजफ्फरपुर जिला सम्मिलित था। ठीक है, ये वज्जी है और वज्जी में आधुनिक मुजफ्फरपुर का जिला सम्मिलित था जो कि आजकल बिहार में। ठीक है, और वैशाली इसकी राजधानी थी। ये है वैशाली, ये इसकी राजधानी थी। फिर है काशी। काशी गंगा के किनारे पर स्थित था और इसकी राजधानी का नाम वाराणसी था। ये देखो, ये काशी है और ये वाराणसी इसकी राजधानी। अपने प्रारंभिक काल में ये एक शक्तिशाली राज्य था और व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल राज्य ने काशी के ऊपर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब आ जाता है कौशल। ये देखो, ये है कौशल। इसमें वर्तमान का अवध क्षेत्र सम्मिलित था।
आजकल जो अवध क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित था और इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती था। ये देखो ये श्रावस्ती है, ये इसकी राजधानी थी। अयोध्या जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी और कपिलवस्तु जो कि महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि थी, इसके दो प्रसिद्ध नगर राज्य थे। ठीक है, इसके दो प्रसिद्ध नगर राज्य थे और प्रसेनजित इस राज्य का एक प्रतापी शासक था। ठीक है, समझ आ गया ये। फिर उसके बाद है अंग। ये है अंग। अंग की राजधानी चंपा नगरी थी। ये दिख रही है चंपा, ये इसकी राजधानी थी जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। इसमें आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के जिले सम्मिलित थे। ठीक है, फिर आ जाता है ये मल्ल। ये है मल्ल। इसकी दो राजधानियां थी, कुशीनगर और पावा। ठीक है, ये है कुशीनगर और स्वामी महावीर ने पावा में और महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए ये दो प्रसिद्ध नगर थे। फिर आता है वत्स। ये देखो ये वत्स है। वत्स गंगा के दक्षिण में स्थित था और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और यहाँ का एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसका नाम था उदयन। ठीक है, ये देखो ये आपको पूरे जितने भी हैं इनको आपने समझना है, देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित थे और क्या क्या इसकी विशेषता थी। फिर उसके बाद आ जाता है मत्स्य। ये है मत्स्य। मत्स्य में आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक है, और इसकी राजधानी का नाम विराटनगर था। ठीक है, विराटनगर इसकी राजधानी थी और 6वीं शताब्दी में ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण या शक्तिशाली राज्य नहीं था। फिर उसके बाद आ जाता है चेदी। ठीक है, ये है चेदी। चेदी राज्य में आधुनिक बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक है, ये चेदी है और इसमें आधुनिक बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे और सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। ठीक है, क्या नाम था इसकी राजधानी का? सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका शूरसेन। ये देखो ये शूरसेन है। शूरसेन यमुना नदी पर स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। ये देखो ये मथुरा, ये इसकी राजधानी थी और यहाँ के शासक अवंतीपुत्र ने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया था। ठीक है, किस धर्म को? बौद्ध धर्म को इसने बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया था। फिर आ जाता है अवंती। ये है अवंती। अवंती जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध राज्य था। ठीक है, और इसमें आधुनिक उज्जैन का क्षेत्र शामिल था और इसकी दो भागों में इसको विभाजित किया हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। महात्मा बुद्ध के समय में चंद प्रद्योत महासेन अवंती का शक्तिशाली शासक था। उसके राज्य में भारी विकास हुआ था। फिर आता है कंबोज। ये है कंबोज। कंबोज भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी का नाम राजौरी था। पहले यहाँ पर तांत्रिक शासन प्रणाली थी किंतु बाद में यहाँ पर गणतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित हो गई। अब आ जाता है आपका अश्मक। अश्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी का नाम पोतना था और यहाँ के शासक अरुण ने कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये हो गए आपके 16 महाजनपद। ठीक है, ये 16 महाजनपद आपके, जिनमें दो तरह की शासन प्रणालियाँ प्रचलित थी, एक राजतंत्रीय और एक गणतंत्रीय। दोनों ही जो प्रणालियाँ थी वो अपने ढंग से वहाँ पर शासन कर रही थी और ये 16 महाजनपदों ने उस समय के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें आपको बताया कि बाद में मगध राज्य ने इन सभी के ऊपर विजय प्राप्त करके एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना की। धन्यवाद।